नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और हर बार की तरह एक बार फिर से मौका है कुछ किस्से कुछ कहानियों का, और उन किस्से कहानियों को हम जानेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ जो है विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। 1947 के बाद भारत लगातार हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि कहा जाता है कि नेहरू के दौर में ही चाहे IITs हों, तमाम जो स्टील प्लांट्स हों, इसके लिए क्योंकि भारत को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना था। अमेरिका लगातार इसमें किस तरीके से अड़ंगे अड़ाता रहा अंत तक भी, जब तक कि उसे ये नहीं महसूस हुआ कि भारत आखिर कितनी बड़ी महाशक्ति जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक किस्सा जो है स्टील प्लांट्स का भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो जवाहरलाल नेहरू के दौर में, नेहरू जी वो है शायद बोकारो का जी। क्या था कि वो नेहरू जी चाहते थे कि अमेरिकन टेक्निक मिले हमको, और जिससे स्टील प्लांट लगाएं। जी। तो उस वक्त भिलाई बोकारो से बात मिलने लगे, तो नेहरू जी ने अमेरिका से बात की। कनेडी थे शायद राष्ट्रपति उस समय। तो अमेरिका ने कहा कि हम टेक्निक तो दे देंगे, लेकिन आपको ये प्राइवेट सेक्टर में लगाना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर में मतलब जाहिर है कि फिर वो अपने विदेशी पूंजीपति, हालांकि टाटा का चल ही रहा था प्राइवेट सेक्टर में, टिस्को तो था ही, लेकिन उनका प्राइवेट सेक्टर में आप इसको लगाइए, हम पब्लिक सेक्टर के लिए अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी नीति के खिलाफ है। हम तो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पब्लिक सेक्टर तो कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है, तो वी विल नॉट गिव यू द टेक्निक फॉर ए कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट। तो नेहरू जी माने नहीं। नेहरू जी ने कहा हम तो मिश्र अर्थव्यवस्था वाले हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर में टाटा तो कर ही रही है, हमें पब्लिक सेक्टर भी खड़ा करना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसी में तो खड़ी की गई। तो उसके बाद फिर नेहरू जी ने रूस से जब बात की, उसमें शायद खुश्चेव थे। तो फिर चेकोस्लोवाकिया, जो सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थी, उन्होंने टेक्निक दी, रूस ने दी, चेकोस्लोवाकिया, फिर भिलाई, राउरकेला, बोकारो, ये सारे आपके स्टील प्लांट, दुर्गापुर, जो आपके पब्लिक सेक्टर के हैं, ये उसी तकनीक से फिर ये खड़े हुए। तो और ना सिर्फ हमारे जो स्टील को लेकर जो हमारी पूरा जो उद्योग है उसमें मदद की। एक किस्सा कहा जाता है कि भारत क्योंकि लगातार एक बड़ा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा विजन लेकर जो है वो चल रहा था, और जो बड़े विजन देखे गए जो है खुद उस वक्त में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से इसरो को स्थापित करने को लेकर, क्रायोजेनिक इंजन बनाने को लेकर, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा था, उसमें भी कहा जाता है कि रशिया ने जो है खूब मदद की थी। रशिया ने पूरी मदद की भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को। HAL वगैरह जो आपके खड़े हुए है ना, HAL, DRDO, ये सारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट खड़े हुए, इसमें रशियन सपोर्ट बहुत रहा। हमारा पूरा डिफेंस का सिस्टम ही रशियन सपोर्ट से रहा। आज भी अभी पुतिन साहब आए हैं और भारत के साथ जो बातचीत हुई उसमें कुछ S-400 के अलावा S-500 की भी बात हुई है, और S-400 का तो हमने देखा ही किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में उन्होंने। एक मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको जी, लेकिन वो रूस का नहीं है, वो अलग किस्सा है, वो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे जी, और यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली को एड्रेस करने गए। पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब भी आए, और चंद्रशेखर जी थे, नवाज शरीफ साहब ने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने बना कश्मीर राग अलापा, जो पाकिस्तान का परमानेंट राग था। उसके बाद चंद्रशेखर जी, जब ये नवाब शरीफ निकल रहे थे, तो चंद्रशेखर जी से भेंट हो गई उनके सामने गैलरी में। तो उन्होंने चंद्रशेखर को नमस्ते किया, चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया, और चंद्रशेखर जी ने कहा, भाई मियाँ क्या बात है, ये कश्मीर के कब तक तुम राग लापते रहोगे, कश्मीर कुछ और भी आगे भी तो बढ़ो। तो नवाज शरीफ ने कहा कि आप जब तक कश्मीर हमको देंगे नहीं, तब तक हम राग लापते रहेंगे। आप कश्मीर हमको दे दीजिए, हम राग लापना बंद कर दें। तो चंद्रशेखर जी ने मालूम है क्या कहा? चंद्रशेखर जी ने कहा, कश्मीर दिया आपको, मियाँ कश्मीर दिया आपको, आप तैयार है लेने के लिए, चलिए अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नवाब सही सब कहा गए। अच्छा। बोले लेकिन एक शर्त है, कश्मीर में भारत आपको दे देगा, लेकिन उसके साथ आपको जो भारत के शायद उस वक्त आबादी मुसलमानों की कितनी थी, 12-13 करोड़ थी या 7-8 करोड़, जो भी, सारी मुस्लिम आबादी को भी लेना पड़ेगा अपने साथ। आप लेंगे? तो उन्होंने कहा ये क्या शर्त हुई? बोले बिल्कुल, कश्मीर भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। भारत जो हिंदू बाहुल्य देश है, वहाँ एक ऐसा राज्य है जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला कंट्री है, वो हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है जम्मू कश्मीर। और आप अगर चाहते हो तो फिर हमारी धर्मनिरपेक्षता भी साथ में ले जाओ, फिर सारे मुसलमानों को भी ले जाइए, और फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, मतलब हाजिर जवाबी देखिए। बिल्कुल।
और ये किस्सा संतोष भारती जी जो पूर्व सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी, जी। और चंद्रशेखर जी गौतकरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इस किस्सा। उन्होंने बाकायदा पूरा इसका जिक्र किया है। और नवाज शरीफ से पका गए, उसके बाद दोनों ने नहीं हवा रखा, अब कश्मीर पे फांसी रखी है और अपने मुसलमानों को भी फांसी रखी है। तो इस तरह कई किस्सा। और गुजराल साहब ने खुद बताया था हम लोगों को, जब वो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद एक दिन हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो बोले कोलंबो में वो था कॉमनवेल्थ सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जी। तो बोले उसमें मैं गया तो ये हुआ कि बड़ी अटकलें लग रही थी, नवाज शरीफ और हमारी बात होगी कि नहीं होगी, 1-to-1 होगी कि नहीं। नवाज शरीफ ने मैसेज भेजा और कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। तो हमने कहा जाइए। बोले जैसे नवाज शरीफ आए, अंदर आते ही उन्होंने बड़ी ज़ोर से कौली भरी पंजाबी अंदाज में, जैसे मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी से, और कहा कि भाई तेनू कश्मीर दे नहीं सकता, मैनू ले नहीं सकता, गल करने में की हर्ज है, गल्ला करते रहे। और सर क्योंकि किस्से कहानियों के ज़रिए हम उत्तर प्रदेश से लेकर देश के हर एक किस्से को हमने जानने की आपके ज़रिए कोशिश की है, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से 2 दिनों का जो दौरा रहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन का, उसकी बहुत चर्चा जो है वो रही है। भारत और रूस के बीच में जिस तरीके के संबंध रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि जब जब भारत पर किसी भी तरीके की विपत्ति पड़ी, रशिया ने हमेशा भारत का जो है हाथ थामा है। वर्तमान में भी इस तरीके के हालात बने जब अमेरिका ने बड़ी मुश्किल जो है भारत के सामने खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने एक स्टैंड लिया, उसमें वो मुश्किलें झेली, लेकिन रशिया के साथ अपने संबंधों को बरकरार जो है वो रखा है। लेकिन आज हम कुछ किस्सों को जानना चाहेंगे जिससे कि हमारे दर्शक भी ये जान सकें कि रशिया के साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे मजबूत हुए और वो कौन कौन से किस्से रहे कि रशिया ने कभी भारत का साथ जो है वो नहीं छोड़ा, एक मजबूत आलाई की तरह वो जो है वो खड़ा रहा साथ में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर भारत का कोई ऑल वेदर फ्रेंड है, सदाबहार दोस्त जो कहते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड, वो सोवियत संघ मतलब रूस है। तब पहले सोवियत संघ कहते थे, अब रूस उसका पुराना नाम है, फिर सोवियत संघ हुआ, तो सोवियत रूस है या रूस मान लीजिए। आज के संदर्भ में बात करें तो रूस। कोई भी संकट रहा हो, जब दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी, देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया कि हम भाई किसी कैंप में नहीं जाएंगे, ना हम वार्सा पैक्ट का हिस्सा बनेंगे, ना हम नाटो का हिस्सा बनेंगे, हम अपनी एक तटस्थता जारी रखेंगे। और उस वक्त भी रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया। भाई स्टालिन जब तक थे तब तक तो भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा। 1953 में स्टालिन साहब का निधन हुआ, लेकिन भारत के रिश्ते तब भी बहुत अच्छे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पंडित विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी जी, वो भारत में मॉस्को में भारत के राजदूत के रूप में थी स्टालिन के टाइम में। अच्छा। और स्टालिन जो है, एक बार कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भारतीय राजदूत यानी विजय लक्ष्मी पंडित जी से कुछ भारतीय संस्कृति के बारे में समझना चाहा। तो विजय लक्ष्मी जी चूँकि विदेश में पढ़ी हुई थी और एक थोड़ा वेस्टर्नाइज थी, तो शायद उतनी जानकारी नहीं दे पाई। तो स्टालिन ने ये रिक्वेस्ट की भारत सरकार से कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए यहाँ पर, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके बारे में जानकारी बता सकें। और तो यहाँ से फिर डॉक्टर राधाकृष्णन को भेजा गया एम्बेसडर बना करके। बाद में देश के उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति भी बने। तो वो तो डॉक्टर राधाकृष्णन तो भारतीय संस्कृति, दर्शन, ज्ञान परंपरा के विद्वान थे। तो नेहरू जी ने उनको भेजा था। ख्रुश्चेव जब आए 53 में, तो ख्रुश्चेव के समय भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो नेहरू जी की एक बार यात्रा हुई मॉस्को की, तो कहा जाता है, जो पुराने लोगों ने बताया हमारे, कि नेहरू जी ने वहाँ की जो संसद थी, जो सुप्रीम सोवियत जिसको बोलते थे जी, उसके सदस्यों को संबोधित किया तो वो अंग्रेजी में बोले। अब रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में, जापान में, इन देशों में अंग्रेजी उस तरह से नहीं है जैसे भारत में या उन देशों में जहाँ ब्रिटिश हुकूमत रही है। तो उसका पूरा तर्जुमा रशियन में हुआ, रूसी भाषा में। तो बाद में कहते हैं कि जब चाय पर ये लोग बैठे तो ख्रुश्चेव ने हंसते हुए कहा उनसे, नेहरू जी से, कि बेहतर होता आप अपने देश की भाषा में बोलते तो और अच्छा लगता, हमें तो वैसे ही उसका ट्रांसलेशन कराना था।
ट्रांसलेशन तो होना ही था, अनुवाद तो उसका इंटरप्रिटेशन तो होना ही था, अनुवाद तो होना ही था। तो खैर, और रूसी विद्वान जो है हिंदी बहुत सीखते थे। हिंदी का बड़ा एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने उसका नाम, जिन्होंने रामचरितमानस का रूसी में अनुवाद किया, रूसी विद्वान थे। और हिंदी फिल्में रूस में बहुत पॉपुलर थी। राज कपूर साहब राज कपूर साहब तो एक तरह से कहते हैं नेहरू जी के बाद बिल्कुल अगर कोई वहाँ पॉपुलर था तो राज कपूर साहब थे। नीली आंखों वाले, मेरा वो बड़ा फेमस गाना है, मेरा जूता है जापानी है, सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और कहा जाता है कि इनकी फिल्में देखने के लिए कई जो रूसी थे उन्होंने हिंदी सीखी राज कपूर साहब की फिल्में देखने के लिए। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि राज कपूर साहब ने एक तरह से उस दौर में अपनी फिल्मों के जरिए भारत की जो विदेश नीति थी उसको उन्होंने वो किया, प्रतिध्वनित किया कि सिर पे लाल टोपी रूसी, जूता जापानी, समझे, पतलून इंग्लिस्तानी और दिल हिंदुस्तानी। यानी भारत जो है वो सबके साथ है लेकिन भारत है। तो ये उस दौर के थे। एक और दिलचस्प किस्सा है, खासकर भारत रूस मैत्री में बड़ा प्रगाढ़ है वो जी। 71 का 71 की लड़ाई जब वहाँ बांग्लादेश वाली हुई थी, वो तो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि उस वक्त रूस ने भारत खुल करके भारत के साथ दिया था। अमेरिका पूरी तरह से विरोध में था, पाकिस्तान के साथ था, और अमेरिका ने भारत सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसको रूस, जिसमें चीन भी भारत के खिलाफ था। तो सुरक्षा परिषद में वो प्रस्ताव पास हुआ था भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का, कड़े प्रतिबंधों का, लेकिन रूस ने वीटो किया उसमें और उससे प्रस्ताव गिरा। और यही नहीं, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता के लिए अपना परमाणु युक्त 7वां बेड़ा, जो सबसे उसका बड़ा जंगी जहाजी बेड़ा माना जाता था उस समय, नौसेना का, भेजा, और वो बेड़ा बिल्कुल कहते हैं कि बंगाली खाड़ी तक नजदीक पहुंच गया था। लेकिन उसके पहले ही सोवियत संघ ने, जो उसमें रूस का नाम था, उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर लोडेड अपलोडेड जो पनडुब्बियाँ थी वो भेज दी। तो कहते हैं कि जैसे ये उनके कमांडर्स ने देखा कि न्यूक्लियर सबमरीन्स उन्होंने उनके रडार में आई, तो उनका अरे सोवियत अराइव्ड, वापस चलो, तो परमाणु युद्ध हो जाएगा, तो बैक। और रूस और भारत की जो रक्षा संधि हुई थी 1971 का की जो लड़ाई हुई थी, दिसंबर में हुई थी, और सितंबर में, अगस्त या सितंबर में भारत ने रूस के साथ मैत्री संधि की थी, जिसमें रक्षा का भी शामिल था, फ्रेंडशिप ट्रीटी। और एक बार का और बड़ा किस्सा बताता हूँ, ये तो लड़ाई के वक्त का है, शायद 72-73 की बात होगी। मुझे चंद्रजीत यादव जी ने बताया था किस्सा, खुद, जैसे हम आप बात कर रहे हैं वैसे मैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त भारत में सूखा पड़ा था और गेहूं की फसल हमारी बहुत कमज़ोर हो गई थी, और जितना हमें ज़रूरत थी भारत को उतना गेहूं नहीं पैदा हो रहा था। और संकट ये था, उसमें राशनिंग का ज़माना था, ये था कि बाज़ारों में गेहूं जो है नहीं आ पाएगा, और राशन दुकानों में गेहूं नहीं होगा तो सड़कों में दंगे हो जाएंगे, देश में भयानक अनरेस्ट हो जाएगा। और ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने अमेरिका से गेहूं मांगा, और हमारे पास, भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज कैश रिजर्व नहीं था, कम खत्म हो चुका। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज उतना नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने ये रखा कि भाई गेहूं हमें दे दीजिए, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, जितने शिपमेंट की ज़रूरत हो, और हम अगली फसल में, जो कि जैसा कि फोरकास्ट वैज्ञानिक लोग कर रहे थे कि अगली फसल अच्छी होगी, मानसून अच्छा होगा, तो हम उसको धीरे धीरे आपको वापस कर देंगे। तो मतलब एक्सचेंज में मांगा था, हमारे पास कैश नहीं था। कहा जाता है कि अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा भाई खरीदिए हमसे, हम तो व्यापारी हैं, हम ये दान खाता धर्मशाला नहीं चलाते कि आपको हम दे दें और फिर वापस लें। तो अमेरिका ने इनकार कर दिया। और अमेरिका में तो गेहूँ समुद्रों में फेंका जाता था खाली कीमत बनाए रखने के लिए, ये तो वहाँ की व्यवस्था थी। तो मिसेस गांधी बहुत परेशान थी और उन्होंने चंद्रजीत यादव जी को बुलाया। चंद्रजीत यादव जी सीपीआई से कांग्रेस में आए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उनका बैकग्राउंड था, उनके सोवियत संघ के नेताओं से बड़े घनिष्ठ संबंध थे। सीपीआई के कुछ लोग उस वक्त सीपीआई से कांग्रेस में आए थे, उसमें चंद्रजीत यादव जी थे, के.एन. सिंह साहब थे, कुछ लोग नेता थे जो आए थे। तो चंद्रजीत यादव जी शायद मंत्री थे उस वक्त केंद्र में, या नहीं, उन्होंने खुद बताया। तो मिसेस गांधी ने उनसे कहा कि देखिए ये संकट है, ये हमें रिपोर्ट्स मिली है, और आप, अमेरिका ने मना कर दिया है, आप मास्को जाइए और वहाँ बात कीजिए सोवियत नेताओं से कि हमको गेहूँ चाहिए, और
इस कंडीशन पर ही चाहिए कि हम अगली फसल में या उससे अगली फसल में आपको वापस कर देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो विद्रोह हो जाएगा भारत में, और मुझे भी फिर जो है कुछ सोचना पड़ेगा कि हम अपने रिश्ते कैसे कहाँ रखें। काफ़ी उत्तेजित थी, बड़ी परेशान थी। तो चंद्रित यादव जी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि वो मैडम आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत जाता हूँ। अगले दिन नेक्स्ट फ्लाइट से वो तुरंत मॉस्को पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोवियत लीडर से बात की, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे कोसिगिन साहब। ओके। कोसिगिन साहब से बात की। कोसिगिन साहब ने उनको आश्वस्त किया कि हम बात करते हैं, और उन्होंने उनकी मीटिंग ब्रेजनेव से कराई, जो सोवियत प्रेसिडेंट थे, जैसे आजकल पुतिन है। उसके बाद ब्रेजनेव साहब थे, बहुत पावरफुल थे, 16-17 साल राष्ट्रपति रहे वो क्रुश्चेव के बाद। 71 में जब लड़ाई तभी वही राष्ट्रपति थे देश के। भारत भी आ चुके थे ब्रेजनेव साहब एक बार। तो लियोनिद ब्रेजनेव उनका नाम था। और वो भी दिलचस्प बात बताऊं, वो यूक्रेन के ही रहने वाले थे। अच्छा। उस समय यूक्रेन और सोवियत संघ एक ही था, एक हुआ करता, एक था। तो ब्रेजनेव साहब ने जो है कहा चंद्रित यादव से कि आप परेशान मत होइए, जितना आपको ज़रूरत है आप रिक्वायरमेंट दे दीजिए, उतने जहाज हम भर के गेहूँ चला जाएगा यहाँ से जी। और वापसी की जहाँ तक बात है तो आप हमें धीरे धीरे दे दीजिएगा, हमसे पूछ लीजिए कब देना है। जरूरी नहीं कि अगली फसल में दे, अगली फसल में वो तब दे दीजिएगा, नहीं उससे अगली में तब दे दीजिएगा, और हमसे आप पूछ लीजिएगा। और उसके बाद गेहूँ आ गया। गेहूँ यहाँ संकट नहीं रहा। अगली फसल हमारी अच्छी हुई तो फिर मॉस्को पूछा गया भारत में कि भाई गेहूँ अब आपको हम भेजना चाहते हैं। तो उनका नहीं, हमें मत भेजिए, आप इसको वियतनाम भेज दीजिए। और उस समय वियतनाम की लड़ाई चल रही थी और शायद वियतनाम स्वतंत्र हो गया था अमेरिकी प्रभुत्व से। तो कहा इसको वियतनाम भेज दीजिए। तो आप देखिए ये था उस दौर में कि सोवियत संघ ने वो अपना गेहूँ वियतनाम भिजवा दिया और भारत को आड़े वक्त में साथ दिया। तो रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया, बाद में भी, मतलब वो चाहे राजीव गांधी का ज़माना हो, चाहे अटल जी के समय हो, कारगिल की लड़ाई में भी रूस ने हमारा समर्थन किया था। 65 की लड़ाई में तो ताशकंद में ही समझौता हुआ था, जिसमें हमारे शास्त्री जी का निधन हुआ, आकस्मिक निधन हुआ। लेकिन रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। और एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊँ आपको, वो थोड़ा लाइटर नोट में आप कह सकते हैं, रूस का ही है वो भी जी। और ये किस्सा भी मुझे किसी देश के बड़े शीर्ष नेता ने बताया था जी। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि उचित नहीं है लेना। उन्होंने कहा कि एक बार यशवंतराव चौहान साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे, भारत के गृह मंत्री थे। तो वो मॉस्को गए अपनी ऑफिशियल विजिट पे, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी और मंत्री जाते रहते, तो गृह मंत्री थे, उनकी विजिट हुई। तो वहाँ उनको मिलवाया गया सांसदों से और सोवियत नेताओं से, और परिचय कराया गया कि भारत के गृह मंत्री हैं और इंदिरा गांधी के बाद ये भारत के सबसे शक्तिशाली नेता है, नंबर 2 हैं सरकार में भी और पार्टी में भी। जब चौहान साहब का नंबर आया बोलने का, जब उनको कहा कि आप बोले, तो उन्होंने भाषण शुरुआत में कहा कि साहब मैं भारत का गृह मंत्री हूँ और अपनी पार्टी का नेता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बारे में कहा गया कि मैं सरकार में, देश में और पार्टी में नंबर 2 हूँ। तो भाई हमारे यहाँ 1 से लेकर 10 तक सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 10 तक प्राइम मिनिस्टर ही हैं। और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने कहा इंदिरा जी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, वही नेता है, देश की नेता है, वही एक फ्रॉम टॉप टू 10 वही हैं। बिल्कुल। तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं नंबर, क्योंकि रशिया के साथ अभी हाल ही में भारत ने जिस तरीके से एक जो दौर है बातचीत का आगे बढ़ाया एक बार फिर से, और जो मजबूती है, जो दोस्ती है वो और ज़्यादा मजबूत यहाँ पर की, खुद राष्ट्रपति जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे थे, तो ये वो किस्से थे रशिया के साथ। आखिर भारत की जो दोस्ती है किन मायनों में कैसे और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई, और कैसे जो रशिया है वो हमेशा भारत के साथ जो है वो खड़ा हुआ नजर आया। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम किस्सों का जिक्र करने के लिए। तो किस्से कहानियाँ इसी तरीके से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।